आप सभी का सिविलियंस में स्वागत है। आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे मध्यकाल में झारखंड। उससे पहले की कक्षा में हम लोगों ने झारखंड के प्राचीन राजवंशों के बारे में पढ़ा, जिनमें मुंडा राजवंश, नाग वंश, सिंह वंश, पलामू का चेरो तथा रक्सेल वंश, खड़गडिहा राज्य, रामगढ़ राज्य तथा मानभूम। इन वंशों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसके संस्थापकों के बारे में भी पढ़ लिया था। मुंडा वंश का संस्थापक सबसे पहले रीसा मुंडा था, जिसके नेतृत्व में राज्य का निर्माण हुआ और इसने सुतिया पहन को मुंडा वंश का शासक घोषित किया। नाग वंश का स्थापना फानी मुकुट राय ने प्रथम शताब्दी में की। सिंह वंश में दो शाखाएं थी, पहली शाखा और दूसरी शाखा। तो पौ से पहली शाखा में पहले बताई थी कि पहली है, मतलब पहले क आता है, इसलिए काशीनाथ सिंह। और दूसरी शाखा द से दूसरी और द से दर्प नारायण सिंह थे। तथा चेरो तथा रक्सेल वंशों के बारे में देखा। खड़गडिहा का था हंसदेव राज करके, जो दक्षिण भारत से आए थे, उन्होंने किया। रामगढ़ राज्य की स्थापना बागदेव सिंह ने 1368 ईस्वी में की। तथा मानभूम राजवंशों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज की कक्षा में हम लोग देखेंगे कि मध्यकाल में जो शासक हुए थे उनका संबंध क्या था झारखंड से, तथा ये जो वंश है, इन वंशों से भी उनके क्या संबंध थे, इसके बारे में हम लोग डिटेल से आज पढ़ेंगे। उससे पहले देख लेते हैं पूर्व मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल हर्षवर्धन की मृत्यु और दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना के बीच की अवधि थी, उसे ही कहा जाता है पूर्व मध्यकाल। और इस समय पूर्व मध्यकाल का भी संबंध झारखंड से था। इसके बारे में हम लोग को बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, जिनमें से देखते हैं। सबसे पहले है महामाया मंदिर, जिससे पता चलता है कि ये पूर्व मध्यकाल का संबंध झारखंड से था। तो जो महामाया मंदिर है वो गुमला में है, गुमला के हापामुनी में। तो इसे कैसे रिलेट कर सकते हैं याद करने के लिए, तो हम लोग पहले रामायण महाभारत देखते थे, उसमें देखा है कि जो असुर लोग होते थे वे माया करके गुम हो जाते थे, मतलब गायब हो जाते थे। तो उससे लिंक कर सकते हैं। और ये किस गांव में है, तो हापामुनी लोग भी, बहुत सारे मुनि लोग भी माया करके गुम हो जाते थे। तो इस तरह रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो ये महामाया मंदिर गुमला के हापामुनी गांव में स्थित है। और इस मंदिर का निर्माण गजघंट राय ने 908 ईस्वी में करवाई थी। और नागवंशी राजा शिवदास कर ने सियानाथ देव के हाथों इसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करवाई थी। नेक्स्ट देखते हैं टांगीनाथ मंदिर, जो कि गुमला में है। ये भी टांगी भी कभी कभार हम लोग का गुम हो जाता है, तो टांगीनाथ गुमला। और ये मंदिर भी इसी काल में हुआ है, इसकी पुष्टि करता है। तथा ये जो मंदिर है वो पाशुपत संप्रदाय से ताल्लुकात रखता है। नेक्स्ट देखते हैं छिन्नमस्तिका मंदिर। छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ, जो कि रामगढ़ के रजरप्पा में स्थित है। और यहाँ जो अष्टभुजी छिन्नमस्तिका माँ का मंदिर है, वो भी पूर्व मध्यकाल की पुष्टि करता है। तथा छिन्नमस्तिका मंदिर जो है वो बौद्ध धर्म के जो ब्रज योगिनी है, उन्हीं का माना जाता है कि वो हिंदू रूप है। नेक्स्ट देख लेते हैं इटखोरी, जो कि चतरा में है। वहाँ एक भद्रकाली का मंदिर है और इसकी जो मूर्ति है उसका निर्माण भी इसी काल में हुआ था। तो इससे ये पता चलता है कि जो इटखोरी का भद्रकाली मंदिर है उसका संबंध भी पूर्व मध्यकाल से ही है। और इसी काल में पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख भी प्राप्त हुए हैं। अब हम लोग देखते हैं सल्तनत काल में झारखंड। सल्तनत काल का झारखंड से क्या संबंध था।
इसमें सल्तनत काल में 5 वंश आए थे। पहला था गुलाम वंश, दूसरा खिलजी, तीसरा तुगलक, चौथा सैयद और पांचवा लोदी वंश। तो ये जो वंश थे, इनके जो शासक थे, उनका संबंध झारखंड से क्या था, इसके बारे में हम लोग देखेंगे अभी। तो सबसे पहले बख्तियार खिलजी, जो मोहम्मद गोरी का ही सेनापतियों में से एक था, उसने 1206 ईस्वी में झारखंड राज्य से ही होकर बंगाल के सेन वंशी शासक लक्ष्मण सेन की राजधानी नादिया पर हमला किया था। तो बख्तियार खिलजी झारखंड राज्य से ही होकर गया था बंगाल, जो बंगाल नादिया पर आक्रमण करने, जो लक्ष्मण सेन की राजधानी थी। उसके बाद गुलाम वंश का इल्तुतमिश और बलबन के समय झारखंड में इनका कोई प्रभाव नहीं था। मतलब उस समय जब इल्तुतमिश और बलबन शासन कर रहे थे तो झारखंड इनके प्रभाव से एकदम मुक्त था, क्योंकि इसी समय नागवंशी राजा हरिकर्ण झारखंड में शासन कर रहे थे और वे एक प्रभावशाली एवं शक्तिशाली शासक था, जिस कारण से इन लोगों का प्रभाव झारखंड में नहीं पड़ा। अब देखते हैं हम लोग खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, उसका क्या झारखंड से संबंध है। तो उसने 1310 ईस्वी में अपने सेनापति, जो कि छज्जू मलिक थे, उसको नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा। और छज्जू मलिक ने क्या किया कि यहाँ के नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश किया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी अपने और एक सेनापति, जो कि क्या है, मलिक काफूर, वो जब दक्षिण भारत विजय के लिए निकला, मलिक काफूर दक्षिण भारत जब निकल रहा था विजय करने, ये आक्रमण करने, तो वह झारखंड राज्य से ही होकर गुजरा। और हम लोग पिछली कक्षा में देख लिए थे कि झारखंड से ही होकर दक्षिणा मार्ग हो जाता है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत से दक्षिण भारत को जोड़ने वाला मार्ग झारखंड से ही होकर जाता है। बेनुकर्ण, जो एक नागवंशी शासक था, उसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। खिलजी वंश का इतना ही संबंध था। अब देखेंगे तुगलक वंश का क्या संबंध था झारखंड से। तुगलक वंश के जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, उसका सेनापति मलिक बया, मौसे मोहम्मद बिन तुगलक और उसका सेनापति मलिक बया, उसने हजारीबाग के चाई किला को जीतकर फतेह खान दोला को समर्पित किया था। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं फिरोज शाह तुगलक। तो वे सतगावा को बंगाल की राजधानी बनाते हैं। तुगलक वंश भी खत्म। अब देखते हैं लोदी वंश। सैयद वंश का संबंध के बारे में डिटेल्स जानकारी नहीं पता है। लोदी वंश के बारे में देख लेते हैं। लोदी वंश के सुल्तानों से झारखंड मुक्त था। अब लोदी वंश के सुल्तान का भी प्रभाव झारखंड में नहीं था। उस समय नागवंशी राजा प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण और विराटकर्ण थे। लोदी वंश का तो यहाँ झारखंड मुक्त था, लेकिन उसी समय उड़ीसा का गजपति वंश का सामना झारखंड को करना पड़ रहा था। और जो गजपति वंश का संस्थापक है वो कपिलेंद्र गजपति है। उसने आक्रमण करके संथाल परगना और छोटानागपुर के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना अधिकार कर लिया था। भले ही लोदी वंश से बचा हुआ था, लेकिन उसी समय गजपति वंश का सामना करना पड़ा था झारखंड को। अब 1494 ईस्वी में सिकंदर लोदी के भय से जौनपुर का जो शासक था हुसैन शाह सरकी, वह झारखंड के साहेबगंज में ही आकर छुपा था। अब देखते हैं, सारा वंश खत्म हो गया। अब आदिल शाह द्वितीय के बारे में देख लेते थोड़ा, जो कि बीजापुर का शासक था। दक्षिण भारत जब पढ़ेंगे तब उसमें पता चलेगा, बीजापुर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो बीजापुर का शासक था आदिल शाह द्वितीय, और वो अपने खान देश का सबसे शक्तिशाली शासक था। उसने सैन्य दल को झारखंड भेजा, जिस कारण से उसे झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है कि झारखंडी सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो आदिल शाह द्वितीय है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं शेरशाह, जो कि अफगानी शासक था। और ऐसा कहा जाता है कि शेरशाह ने ही झारखंड में मुगलों का मार्ग प्रशस्त किया, क्योंकि शेरशाह
मुगलों के डर से आकर या भाग कर वो झारखंड के जंगलों में ही आके छुप जाते थे और मुगल उन्हें खोजते खोजते झारखंड भी आ गए थे। इसी कारण से कहा जाता है कि मुगलों का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय शेरशाह सूरी को ही जाता है। और शेरशाह ने बंगाल पर जब अधिकार करने के लिए गया तो वह झारखंड का तेलियागढ़ी रास्ता, तेलियागढ़ी कहाँ है, जो कि साहिबगंज में है, इस रास्ते का प्रयोग किया था। अब देखते हैं 1538 ईस्वी में शेरशाह के सेनापति ख्वास खां, शेरशाह का जो सेनापति था ख्वास खां ने चेरो राजा महारत चेरो को परास्त कर उनका सुप्रसिद्ध सफ़ेद हाथी जिसका नाम श्याम सुंदर था उसको अपने साथ ले गया। तो 1538 में शेरशाह का जो सेनापति था ख्वास खां उसने चेरो राजा, पलामू का चेरो राजा महारत चेरो को हरा दिया पहले, और उनका जो सुप्रसिद्ध हाथी था श्याम सुंदर नाम का उसे अपने साथ ले गया। उसके बाद 1539 में चौसा के युद्ध में, जो कि शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था, तो शेरशाह ने मुग़ल शासक हुमायूं को पराजित कर दिया और रोहतास जो बिहार पड़ता है और बीरभूम जो कि पश्चिम बंगाल तक अपना राज्य का विस्तार कर लिया था। सल्तनत काल ख़त्म होता है। अब हम लोग देखेंगे कि मुग़ल काल से झारखंड का क्या संबंध था। तो मुग़ल काल में झारखंड खोखरा, कोकरा, कुकरा बहुत सारे नामों से जाना जाता है, मैं पिछली क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। मुग़ल अफ़गान संघर्ष के दौरान जब मुग़ल अफ़गान मतलब शेरशाह सूरी और हुमायूं दोनों के बीच में जब संघर्ष चल रहा था, तो वो शेरशाह सूरी को खोजते खोजते भुरकुंडा जो कि रामगढ़ में स्थित है वहाँ तक पहुँच चुका था। इसमें हम लोग देखेंगे अकबर, जिसका शासनकाल 1556 से 1605 है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, झारखंड को अकबर ने सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया। तो क्वेश्चन रह सकता है कि किसने झारखंड को सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया, तो वो अकबर होगा। और ईस्वी कितना है, तो 1585 ईस्वी में अकबर ने झारखंड को अपना करदाता प्रदेश बनाया। अब झारखंड का संबंध यहाँ के जो शासक थे उनसे क्या क्या था उसके बारे में पढ़ेंगे। अकबर का संबंध नागवंश से भी था, पलामू का चेरो वंश से भी था, सिंह वंश से भी था। सबके बारे में देखते हैं किससे किससे था। तो सबसे पहले देखेंगे छोटा नागपुर खास का नागवंश। तो अकबर नागवंशों की राजधानी, जो नागवंशों की राजधानी थी कोकरा या खुखरा, उसको अपने नियंत्रण में लेना चाहता था। इसके पीछे कारण था 3, एक सामरिक कारण था, एक राजनीतिक कारण तथा तीसरा आर्थिक कारण था। सामरिक कारण माना युद्ध की दृष्टि से ये क्षेत्र बहुत अच्छा था। दूसरा कारण था कि वो अपना साम्राज्य को विस्तार करना चाहता था, जो कि राजनीतिक दृष्टि हो गई। और तीसरा यहाँ था कि यहाँ आर्थिक समृद्धि भी यहाँ ज़्यादा थी, जिस कारण से वो इस राज्य पे अपना नियंत्रण करना चाहता था। अकबर ने 1585 ईस्वी में अपने सेनापति शाहबाज खां, अकबर का सेनापति शाहबाज खां, ध्यान में रखिएगा, अकबर का जो सेनापति है शाहबाज खां को नागवंशी शासक मधुकर शाह के विरुद्ध विजय प्राप्त करने के लिए भेजा। तो अकबर ने क्या किया, 1585 में अपने सेनापति जो कि शाहबाज खां है उनको नागवंशी शासक मधुकरण शाह के विरुद्ध विजय प्राप्त करने के लिए भेजा। और इसमें मधुकरण शाह की हार हुई तथा उसने वार्षिक मालगुजारी देना भी स्वीकार किया। अब बाद में मधुकरण शाह ने उड़ीसा का जो शासक था, उड़ीसा का अफगान शासक कुतलुक खां और उसके पुत्र निसार खां के विरुद्ध मुगलों के अभियान में मानसिंह का साथ दिया, जो कि मानसिंह कौन थे, तो अकबर का सेनापति था। अकबर का सेनापति तो पहले ही अकबर ने मधुकरण शाह को अपने अंडर में ले लिया था। उसके बाद जब उड़ीसा के शासक शासक कुतलुक खां और उसके पुत्र जब मुगलों के विरुद्ध अभियान कर रहे थे, तब मधुकरण शाह ने मानसिंह का साथ दिया। अब देखते हैं पलामू का चेरो वंश से अकबर का क्या संबंध था। तो अकबर ने मानसिंह को 1599 ईस्वी में बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया। तो अकबर ने मानसिंह को 1599 ईस्वी में झारखंड तथा बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। उसके बाद 1590 ईस्वी में मानसिंह ने चेरो राजा भागवत राय ही जो थे वो चेरो वंश का संस्थापक थे, को पराजित कर
मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए उन्हें विवश कर दिया। अकबर 1599 ईस्वी में मानसिंह को बिहार तथा झारखंड का सूबेदार बनाता है और 1590 में ही मानसिंह चेरो राजा जो है भागवत राय को पराजित करके उन्हें मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर देता है। अब देखते हैं 1605 ईस्वी में, तब तक अकबर की मृत्यु हो चुकी है। अब अकबर की मृत्यु होने के बाद चेरो ने मुगलों को पलामू से मार भगाया तथा पलामू पर पुनः अपनी सत्ता स्थापित की। मानसिंह जब पलामू पर आक्रमण किया तो उसने 54 हाथियों को लूटकर अकबर के पास भेजा था। अब देखते हैं सिंहभूम का सिंह वंश के साथ क्या संबंध थे। 1592 ईस्वी में उड़ीसा अभियान, जब उड़ीसा अभियान के दौरान मानसिंह जब सिंहभूम के पोरहाट से गुजर रहा था तब वहाँ का शासक था रंजीत सिंह। सिंहवंशी शासक रंजीत सिंह थे। रंजीत सिंह को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए फिर मजबूर कर दिया। मानसिंह ने 1592 ईस्वी में राजमहल को बंगाल तथा बिहार की राजधानी बनाया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मानसिंह ने किसे बंगाल तथा बिहार की राजधानी बनाई, तो राजमहल। ध्यान रखिएगा, राजा लोग को बहुत मान चाहिए, इसे भी कर सकते हैं। राजमहल को मानसिंह ने। अब देखते हैं मानभूम व हजारीबाग के राजवंशों पर अकबर का क्या प्रभाव पड़ा। तो 1590 से 91 ईस्वी में मानसिंह जब मिदनापुर अभियान के लिए जा रहा था तो उस समय वह मानभूम से गुजरा। सबसे पहले हम लोग देखें कि अकबर ने मानसिंह को जब बिहार और झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया तो उसने सबसे पहले पलामू के चेरो राजा भागवत राय को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जब वो उड़ीसा अभियान करने जा रहा था तो उस समय वो सिंहभूम से होकर गुजरा और वहाँ के शासक रंजीत सिंह को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। उसके बाद जब वो 1590 से 91 ईस्वी में मिदनापुर अभियान के लिए जा रहा था तब वो मानभूम मतलब कि धनबाद से होकर गुजरा और इस दौरान उसने परा तथा तेलकुपी मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। अब देखते हैं कि आईने अकबरी के अनुसार आईने अकबरी में क्या लिखा था, तो उसके अनुसार हजारीबाग का 6 और चंपा परगना जो कि बिहार सूबा में शामिल था उसकी वार्षिक मालगुजारी 15,500 रुपया निर्धारित की गई थी। अकबर का शासनकाल समाप्त होता है। अब हम लोग देखते हैं जहांगीर का शासनकाल जो कि 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक था। और जहांगीर के शासनकाल का संबंध भी झारखंड के नागवंश, चेरो वंश और विष्णुपुर पर आक्रमण, पंचित पर आक्रमण तथा शाहजहाँ का राजमहल आगमन से है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे छोटा नागपुर खास के नागवंश पे जहांगीर का क्या संबंध था या क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले तुजुके जहांगीरी जो कि जहांगीर की एक आत्मकथा है, उसमें जहांगीर ने झारखंड के स्थानीय लोगों के द्वारा शंख नदी से जो हीरे प्राप्त करने की तकनीक है उसके बारे में व्याख्या किया है। और ये भी एक कारण था कि जहांगीर झारखंड पर अपना अधिकार करना चाहता था क्योंकि झारखंड में हीरा की मात्रा मिलती थी। अब जो नागवंशी राजा दुर्जन साल है उन्होंने जहांगीर की अधीनता स्वीकार करने तथा उसे मालगुजारी देने से मना कर दिया था, जिसके कारण जहांगीर ने इब्राहिम खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया और उसे खोखरा आक्रमण के लिए भेजा। और उस समय जहांगीर के समय शंख नदी हीरो के लिए प्रसिद्ध था। अब इब्राहिम खां 1617 ईस्वी में दुर्जन शाह को पराजित करता है और शंख नदी पर कब्जा भी कर लेता है और दुर्जन शाह को गिरफ्तार करके ग्वालियर के किले में 12 साल तक कैद करके रखता है। उसके बाद 12 वर्षों में ग्वालियर में बंद रहने के बाद क्या होता है, एक दिन जहांगीर के दरबार में हीरो की पहचान को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाता है। तब जहांगीर दुर्जन शाह को अपने दरबार में बुलाता है हीरो को परखने के लिए। दुर्जन शाह हीरो को की पहचान कर लेता है, जिसके कारण जहांगीर बहुत खुश होता है और उसे शाह की उपाधि दे देता है। और जिसके बदले में दुर्जन शाह क्या करता है, मुगल शासक जहांगीर को 6,000 रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार करता है। ये इम्पोर्टेंट है कि दुर्जन शाह
मुग़ल शासक जहांगीर को कितने रुपए वार्षिक कर के रूप में देता था या देना स्वीकार किया था? तो 6,000 रुपया। अब पलामू का चेरो वंश से क्या संबंध था जहांगीर का, वो देखते हैं। तो उस समय अनंत राय और सहबल राय, मतलब वही कि जब दिल्ली में जहांगीर का शासन चल रहा था तो उस समय पलामू में अनंत राय और सहबल राय का शासन चल रहा था। सहबल राय क्या करता था कि बंगाल से जो मुग़ल का काफ़िला पार होता था उसको लूट लिया करता था, जिससे नाराज़ होकर जहांगीर ने उसे दिल्ली बंदी बनाकर दिल्ली लाने का आदेश दिया तथा अपने मनोरंजन के लिए, केवल अपने मनोरंजन के लिए उसे शेर के पिंजरे में डाल देता है, जहां शेर के साथ लड़ाई में उसकी मौत हो जाती है। अब बिष्णुपुर व पंचेत पर आक्रमण। जहांगीर बिष्णुपुर जो कि मानभूम का है, मानभूम में पड़ता है वहाँ, और पंचेत पर, ये भी मानभूम का ही क्षेत्र है, दोनों में आक्रमण करने के लिए भेजता है और वहाँ वो सफल भी होता है। अब देखते हैं खुर्रम खां या शाहजहाँ। खुर्रम खां का ही नाम शाहजहाँ है, वो राजमहल आता है। और खुर्रम खां कौन थे? तो जहांगीर का पुत्र, और ये दक्षिण भारत का सूबेदार था। खुर्रम खां जब राजमहल आता है तो वह मुग़ल सूबेदार इब्राहिम खां को मार डालता है और खुद राजमहल पर अधिकार कर लेता है, परंतु बाद में कुछ सुलह होती है जिसके कारण खुर्रम खां पुनः दक्षिण भारत लौट जाता है। अब देखते हैं शाहजहाँ के शासनकाल। उस समय छोटानागपुर का क्या संबंध था? तो उस समय क्या होता है कि 1627 ईस्वी में दुर्जन शाह, जो जहांगीर का बंदी था, वो मुक्त होकर अपनी राजधानी कोकरा वापस आता है और लगभग 1646 ईस्वी तक यहाँ शासन करता है। और दुर्जन शाह अपनी सुरक्षा की दृष्टि से पहले उसकी राजधानी जो कोकरा थी उससे उसने दोईसा स्थानांतरित किया। पिछली कक्षा में मैं पढ़ा चुकी थी नागवंश के बारे में जो पढ़ाया था, तब बताया था कि दुर्जन साल की राजधानी दोईसा थी। दो से दोईसा, ऐसे ही करके याद रख सकते हैं। क्वेश्चन ये किसी एग्जाम में पूछा गया था कि दुर्जन साल ने अपनी राजधानी कोकरा से दोईसा क्यों स्थानांतरित की? तो इसका सिर्फ कारण था कि सुरक्षा की दृष्टि से। अब पलामू का चेरो वंश के बारे में देखते हैं कि शाहजहाँ के शासनकाल का क्या संबंध था। प्रताप राय जो पलामू का पुराना किला का निर्माण किए हैं, वो शाहजहाँ के समकालीन थे, मतलब उस समय प्रताप राय का शासन चल रहा था। शाहजहाँ ने शाइस्ता खां, जो उसका सेनापति था, को बिहार का नया सूबेदार बनाया तथा पलामू पर आक्रमण करने के लिए भेजा। शाइस्ता खां ने 1641 ईस्वी में पलामू पर आक्रमण किया। तो शाइस्ता खां ने 1641 में पलामू पर आक्रमण किया और प्रताप राय को परास्त किया। प्रताप राय ने शाइस्ता खां को नजराने के रूप में 80,000 रुपया देना स्वीकार किया था, परंतु 1642 ईस्वी में प्रताप राय ने मुग़ल शासक को मालगुजारी देने से मना कर दिया गया। तब क्या हुआ? 1643 ईस्वी में जबरदस्त खां को भेजा गया पलामू पर आक्रमण करने के लिए। जैसे ही प्रताप राय ने जबरदस्त खां की सेना को अपनी ओर आते हुए देखा तो उसने 1 लाख रुपया और एक हाथी देने के साथ साथ पटना चलने की स्वीकृति भी दी। अब प्रताप राय की मृत्यु के बाद पलामू पर मेदिनी राय का शासन रहा। पुराना किला जो है, पलामू का जो पुराना किला है, उसका निर्माण प्रताप राय, पौ से प्रताप राय ने किया था तथा नया किला का निर्माण मेदिनी राय ने कराया था। 1639 ईस्वी में बंगाल की राजधानी राजमहल थी, पर यहाँ पर मुगलों का एक टकसाल भी था। 1639 ईस्वी में बंगाल की राजधानी राजमहल थी और यहाँ मुगलों का एक टकसाल था। औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल की राजधानी राजमहल से परिवर्तित करके ढाका कर दिया गया था। बाकी ये लगभग सबके समय में राजधानी राजमहल ही थी, लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में राजधानी राजमहल से ढाका हो गई थी। अब देखते हैं शाह सूजा कौन थे? शाह सूजा शाहजहाँ का ही पुत्र था और ये बंगाल तथा उड़ीसा का गवर्नर था। क्वेश्चन ये था शायद कि शाह सूजा की राजधानी क्या थी? तो राजमहल। लगभग सबका राजधानी राजमहल ही था, लेकिन औरंगजेब के समय राजधानी चेंज हुई थी जो कि ढाका थी।
अब देखते हैं औरंगजेब के शासनकाल। औरंगजेब का भी संबंध झारखंड से था। छोटा नागपुर का नागवंश सबसे पहले। तो रघुनाथ शाह जो है और राम शाह दोनों औरंगजेब के समकालीन थे। अब रघुनाथ शाह के शासनकाल के दौरान ही लक्ष्मी नारायण तिवारी ने मदन मोहन मंदिर जो कि बोड़ैया रांची में है इसका निर्माण कराया। और इसी काल में हरि ब्रह्मचारी ने चुटिया नामक स्थान जो कि रांची में है उसमें राम सीता का मंदिर का निर्माण कराया। रघुनाथ शाह एक धार्मिक प्रवृत्ति के शासक थे। फ्रांसीसी यात्री टेवरनियर ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि रघुनाथ शाह के राज्य पर केवल एक ही बार मुगलों का आक्रमण हुआ था, जिससे रघुनाथ शाह को उतनी क्षति नहीं हुई थी, मात्र एक बार हुई थी। औरंगजेब के शासनकाल में ही पलामू के चेरोवंशी, औरंगजेब का जब शासन चल रहा था उसी समय हम लोगों ने देखा नागवंश पे रघुनाथ शाह का शासन चल रहा था और पलामू में मेदिनी राय का शासन चल रहा था। उसी समय चेरोवंशी राजा मेदिनी राय ने क्या किया कि नागवंशी राजा रघुनाथ शाह की राजधानी जो कि दोयसा थी उस पर आक्रमण किया और दोयसा पे जो नवरत्नगढ़ किला उसमें एक क्या था, विशाल पत्थर का दरवाज़ा था जिसे मेदिनी राय लूट कर अपने साथ ले गया और अपने नए किले में लगा दिया, जिसे नागपुरी दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। 1692 ईस्वी में राम शाह ने औरंगजेब को 9,705 रुपये मालगुजारी के रूप में दिया। अब देखते हैं, यहाँ है पलामू का चेरो वंश। पलामू का चेरो वंश, तो उस समय पलामू में मेदिनी राय का शासन था जब दिल्ली में औरंगजेब का शासन था। औरंगजेब ने अपने सूबेदार दाऊद खां, औरंगजेब का सूबेदार कौन था? दाऊद खां, उसको 1660 में पलामू पर आक्रमण करके मेदिनी राय को पराजित करने के साथ साथ उसे कर वसूलने के लिए भेजा। अब दाऊद खां 23 अप्रैल 1660 को पटना से निकलता है और सबसे पहले वो 5 मई 1660 को कोठी का किला तथा इसके बाद 3 जून 1660 को कुंडा का किला जो कि चतरा में है उस पर अपना अधिकार कर लेता है। और जो कुंडा का शासक चुनराय था वो मुगलों से पराजित होने के बाद इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेता है, जिससे मेदिनी राय नाराज़ हो जाता है और मेदिनी राय के कहने पर सुरवर राय, शायद ये चुनराव राय का ही भाई है, उसने चुनराय की हत्या करवा देता है मुगल सेना द्वारा। अब मुगल सेना क्या करता है, मेदिनी राय ने जो नया किला बनाया है उस पर आक्रमण कर देता है, जिसके कारण मेदिनी राय जंगल की ओर भाग जाता है और बाद में सरगुजा जो कि छत्तीसगढ़ है वहाँ जाके शरण ले लेता है। अब दाऊद खां क्या करता है, जो पलामू का किला है उसमें विजय स्मृति, ये लोग जब भी जीतता था तो एक विजय स्मृति के रूप में कुछ ना कुछ बनाता था। तो पलामू का किला में क्या करता है, एक मस्जिद का निर्माण करता है। तो पलामू का किला में मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो दाऊद खां ने कराया। जब दाऊद खां पटना लौटता है तो उस समय क्या करता है, वो जो पलामू का किला में एक सिंह द्वार था उसको अपने साथ ले जाता है और अपने दाऊद नगर की गढ़ी में लगवा देता है। और ये जो अभियान था, औरंगजेब ने पलामू के जो चेरो राजा था मेदिनी राय को पराजित करने के लिए दाऊद खां को भेजा, तो इसमें दाऊद खां सफल भी हुआ, जिसके कारण औरंगजेब बहुत खुश हुआ और उसे पुरस्कार के रूप में 50,000 रुपये की मोतियों की माला गिफ्ट के रूप में देता है, मतलब पुरस्कार के रूप में देता है। मेदिनी राय पुनः पलामू लौटकर मेदिनी राय क्या होता है उसके बाद फिर से वो डर के मारे सरगुजा भाग जाता है। फिर वो पुनः लौटता है तथा अपने बुद्धि के बल से पलामू राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर लेता है। मेदिनी राय को न्यायसी मतलब न्याय करने वाला, किस राजा को न्यायसी राजा कहा जाता? तो मेदिनी राय होगा। न्यायसी मतलब न्याय करने वाला या न्याय प्रिय राजा। और इसके शासनकाल को चेरो शासन का स्वर्ण युग कहा जाता था,
मतलब बहुत अच्छे शासक थे, जिस कारण से इसके युग को चेरो शासन का स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। और भी कुछ राजवंश थे, उसके बारे में देखते हैं। औरंगजेब के शासनकाल में हजारीबाग क्षेत्र में 5 प्रमुख राज्य, एक रामगढ़, कुंडा, छे, केंदी एवं खड़गडिहा थे। और इन पांचों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था रामगढ़। और औरंगजेब के समय ही रामगढ़ का राजा दलेल सिंह था। 1670 ईस्वी में दलेल सिंह अपनी राजधानी को बादम से, पहले बादम था उसको हटाकर रामगढ़ स्थानांतरित करता है। तो दलेल सिंह की राजधानी रामगढ़। इस क्वेश्चन पूछ सकता है कि दलेल सिंह की राजधानी क्या थी, तो रामगढ़। दलेल सिंह चास के शासक जो कि मगर खान थे, उनको हराते हैं पहले और फिर उसकी हत्या कर देते हैं। रामगढ़ राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में खड़गडिहा राज्य था। खड़गडिहा अभी वर्तमान गिरिडीह जिला पड़ता है, तो अभी वर्तमान गिरिडीह है। तो ये रामगढ़ से उत्तर पूर्व की ही मैप में अगर हम लोग देखेंगे तो वो उत्तर पूर्वी भाग में ही है। और ये हमेशा औरंगजेब के आक्रमण से हमेशा बचा रहा, मतलब औरंगजेब यहाँ तक पहुँच नहीं पाया था। औरंगजेब का एक अधिकारी जो कि राम सिंह थे, उन्होंने कुंडा राज्य, चतरा को ही कुंडा बोला जाता था, कुंडा राज्य की स्थापना की थी। कुंडा से कर लीजिए गुंडा और चतरा से कर लीजिए खतरा। गुंडा लोग से खतरा होता है, तो कुंडा और चतरा। मराठा के आक्रमण। अब मराठा लोगों का आक्रमण जैसे ही शुरू हुआ, झारखंड पर मुगलों का प्रभाव खत्म हो गया। झारखंड में एकमात्र धनबाद, अभी का धनबाद तब का मानभूम था, एकमात्र क्षेत्र था जो कि मुस्लिम आक्रमणों से पूर्णतः बचा रहा। मतलब यहाँ पे मुस्लिम पहुँच ही नहीं पाए थे। अब अन्य थोड़ा बहुत देख लेते हैं। अन्य में क्या है? पाल शासकों के काल में झारखंड में बौद्ध धर्म की ब्रजियान शाखा का विस्तार हुआ। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं, बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थी, हीनयान तथा महायान। और महायान शाखा से ही ब्रजियान शाखा निकली है। हीनयान शाखा में वो बौद्ध धर्म के लोग थे जो बौद्ध के धर्मों को, नियमों को नहीं मानते थे। और महायान में थे कि वे बौद्ध को भगवान मानते थे और उन्हीं के नियमों का पालन करते थे, और उसी से निकला है ब्रजयान। तो ये भी बौद्ध के नियमों का ही पालन करते थे, उन्हें भगवान मानते थे, पूजा करते थे। तो इस शाखा का विस्तार पाल शासकों के काल में झारखंड में हुआ था। उड़ीसा के राजा नरसिंह देव द्वितीय ने 12वीं सदी में स्वयं को झारखंड का राजा घोषित किया। ये 12वीं सदी में स्वयं को राजा घोषित किया। उड़ीसा का राजा जो नरसिंह देव थे, 12वीं सदी में स्वयं को झारखंड का राजा घोषित किया। और पिछली क्लास में मैं किसी वीडियो में बता चुकी हूँ कि उड़ीसा के किस राजा ने 13वीं सदी में स्वयं को झारखंड का राजा घोषित किया। इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट में। कोकरा के नागवंशी शासक को मुगल कालीन ग्रंथों में जमींदारे खाने आलमा, जिसका मतलब होता है हीरे के खान का मालिक, से संबोधित किया गया था। हम लोग पढ़ चुके थे कि जहांगीर का आत्मकथा में वर्णन किया गया है कि यहाँ झारखंड में स्थानीय लोग कैसे किन तरीक़ों से शंख नदी से हीरा निकालते थे। तो उन्हीं सभी को देखते हुए मुगल काल के ग्रंथों में नागवंशी शासकों को हीरो के खान के मालिक से संबोधित किया है। आज की कक्षा में इतने ही। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश। उसके बाद ज़्यादा नहीं है, हम लोग का झारखंड का इतिहास ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इंडियन हिस्ट्री के बारे में हम लोग देखेंगे। उनमें से भी आप लोग आधुनिक इंडियन हिस्ट्री को अभी पढ़ ही रहे हैं, तो ज़्यादा देरी नहीं होगा, कक्षाएँ शुरू हो जाएगी जल्दी ही इंडियन हिस्ट्री की। अभी के लिए थैंक यू।